हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। के आज हम डिस्कस करेंगे रैयत वारी सिस्टम। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने डिस्कस किया था परमानेंट सेटलमेंट। अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस सेशन के बाद आप उस सेशन को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। बट अभी के लिए सबसे पहले हम समझते हैं रैयत वारी सिस्टम है क्या। देखिए, रैयत वारी सिस्टम को फर्स्टली इंट्रोड्यूस कराया गया था गवर्नर ऑफ मद्रास सर थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास प्रोविंस में, बॉम्बे रीजन में, सिंध में और कुर्ग वाले रीजन में। और इसको लेकर 1792 में एक टेस्ट भी कंडक्ट करवाया गया था कि रेवेन्यू सिस्टम ठीक भी है कि नहीं। और ये टेस्ट किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। कहाँ पर? 12 महल में। और ये जो 12 महल वाला रीजन है, ये बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 1792 में ही बना था, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बाद। और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टिप्पू सुल्तान के बीच में। और भी बहुत सारे रीज़न टिप्पू सुल्तान को देने पड़े थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए हमें जस्ट ये पता होना चाहिए कि फर्स्टली 12 महल रीजन में इसको यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। और ये सक्सेस होने के बाद इसको फिर 1820 में लागू कर दिया गया था पूरे के पूरे मद्रास प्रोविंस में। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ पर समझनी होगी कि परमानेंट सेटलमेंट और रैयत वारी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। और बंगाल में इसको लागू कर दिया गया था परमानेंट सेटलमेंट को, मद्रास में क्यों नहीं लागू करा गया था? मद्रास के लिए हमें यहाँ पर रैयत वारी सिस्टम को क्यों लागू करना पड़ा? एक तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर समझना होगा। सेकेंडली, यहाँ पर जो परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा था कि जो ज़मींदार्स हैं, इनका हमें मेन रोल देखने को मिलता था, क्योंकि पीजेंट से ये टैक्स वसूलते थे और देन ब्रिटिशर्स को दे देते थे। अब रैयत वाली सिस्टम में तो ऐसा था ही नहीं, क्योंकि ज़मींदार्स यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं थे। ब्रिटिशर्स डायरेक्टली डील कर रहे हैं रैयत से। रैयत बेसिकली कल्टिवेटर्स को कहा जाता था, तो आप यहाँ पर पीजेंट भी कह सकते हैं, फार्मर्स भी कह सकते हैं, बात एक ही है। चलिए ओवरव्यू समझ लेते हैं रैयत सिस्टम का है क्या, मतलब रैयत वाली सिस्टम का बेसिकली यहाँ पर हम किस तरह से देखेंगे। देखो, डायरेक्टली यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, किससे? रैयत से। और सेकेंडली यहाँ पर जो ड्राई लैंड है, जहाँ पर मानसून पर पूरा का पूरा लैंड डिपेंडेंट है, वहाँ पर फिक्स कर दिया जाता था आफ्टर लैंड असेसमेंट कि 50% रहेगा। और जहाँ पर फर्टाइल रेट ज़्यादा होता था, वहाँ पर 60% रखा जाता था रेवेन्यू। ये ऐसे समझ लो, इरिगेशन को लेकर संसाधन थे वहाँ पर 60%, और जो कम्प्लीटली मानसून के ऊपर डिपेंडेंट था वहाँ 50%। जब हम फीचर डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और एक पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैयत वाले सिस्टम में ज़मींदार्स को इंक्लूड नहीं करा गया था। और मद्रास रीजन में ज़मींदार्स को हम पॉलीगर्स कहते थे। अब पॉलीगर्स जो टर्म है, ये इंट्रोड्यूस करी गई थी विजयनगर अंपायर में। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर विजयनगर अंपायर को भी डिस्कस करना होगा, तभी हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखो, विजयनगर अंपायर में एक रूलर के बारे में आपने सुना होगा, कृष्णदेव राय। और ये सेशन भी मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करवाया था, तुलवा डायनेस्टी। इसका भी लिंक हम वीडियो के ठीक नीचे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बट अभी के लिए यहाँ पर समझिए 3 टायर स्ट्रक्चर या इसको एडमिनिस्ट्रेशन हम किस तरह से यहाँ पर समझेंगे। देखो, कृष्णदेव राय ने डिसेंट्रलाइज कर दिया था अपनी पावर को, और अंपायर को 3 रीजन में स्प्लिट कर दिया था, मदुराई, जिंजी एंड थंजावुर। और यहाँ पर 3 नायक नियुक्त करे गए थे, एक तो मदुराई, और एक जिंजी के नायक, और एक थंजावुर के नायक। और इनके अंडर बहुत सारे पॉलीगर्स होते थे। और ये जो पॉलीगर्स हैं, ये बेसिकली क्या करते थे, मतलब जो इनको रीजन मिलते थे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। इनको पैलेसेस वहाँ पर दिए हुए थे, स्टैंडिंग आर्मी होल्ड रखते थे। अगर इन केस यहाँ पर राजा महाराजा को ज़रूरत है तो ये अपनी आर्मी को स्टैंड बाय में रखते थे, और एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट भी करते थे। तो ये जो पॉलीगर्स है ना, उस समय इनका रोल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। फिर धीरे धीरे विजयनगर एम्पायर वीक हो गया, और ये जो पॉलीगर्स हैं ये अपने अपने रीजन में रूलर बन गए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि पॉलीगर्स बेसिकली कहाँ से वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ। अब देखिए, पॉलीगर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल भी हुई। जब ब्रिटिशर्स मद्रास प्रोविंस में पहुंचे तो इन्होंने पॉलीगर्स को कहा कि आपको हमें टैक्स देना होगा। तो पॉलीगर्स ने साफ मना कर दिया कि हम आपको कोई भी ऐसा टैक्स नहीं देने वाले। तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर हम पॉलीगर्स को ज़मींदार बनाएंगे तो यहाँ पर ये टैक्स हमें कलेक्ट करके दें ना दें, और क्योंकि इनका तो काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पर होल्ड है अपने अपने रीजन में। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि पॉलीगर्स को हमें इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए। और पॉलीगर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल भी हुई थी 1799 से लेकर 1805 के बीच में। अब ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए जस्ट आपने एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि जो पॉलीगर्स के हेड थे और जब बैटल्स हुई थी इनके बीच में, तो इनका नाम है कटोबन नायकन। होपफुली यहाँ पर मैं नाम सही ले रहा हूँ, एक बार आप इसको गूगल कर लेना प्लीज़। और ये जो पॉलीगर्स हैं ये काफ़ी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते थे। अब पॉलीगर्स को तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर ज़मींदार नहीं बनाने वाले, क्योंकि बंगाल रीजन में जो ज़मींदार्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते थे ब्रिटिशर्स के। और इसी वजह से यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रैयत वाली सिस्टम इंट्रोड्यूस करा।
और डायरेक्टली रैयत से ही डील करना मुनाफिज समझा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम फीचर्स समझेंगे कि एग्जैक्टली रैयत वाली सिस्टम है क्या। देखो, परमानेंट सेटलमेंट और रैयत वाली सिस्टम थोड़ा थोड़ा सेम ही है। अब ब्रिटिशर्स वहाँ पर टैक्स वसूलते थे ज़मींदार से, यहाँ पर डायरेक्टली डील कर रहे हैं किनसे, पीजेंट से, और पीजेंट्स को ही बेसिकली लैंडलॉर्ड्स बना दिया यहाँ पर, और उनको ऑनरशिप दे दी, हेरिडिटरी थी, मतलब ये ट्रांसफरेबल है कि अपने बेटे को, और फिर उसके बाद अपने बेटे के बाद वो अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हेरिडिटरी है, ये लैंड बेसिकली ट्रांसफरेबल है। तो सेम परमानेंट सेटलमेंट में हमने एक पॉइंट समझा था, लैंड सर्वे कंडक्ट करवाया जाता था और उसी के बिहाफ पर यहाँ पर बेसिकली रेवेन्यू फिक्स करा जाता था। इरीगेटेड लैंड जहाँ पर फर्टाइल ज़्यादा था 60%, और जहाँ पर फर्टाइल कम था वहाँ पर 50%, मतलब जो पूरा का पूरा मानसून के ऊपर डिपेंड था। एनुअल एग्रीमेंट करवाया जाता था और उसके बिहाफ पर बेसिकली ये फिक्स करा जाता था कि कितना आपको अपने एक लैंड से देना होगा। वैसे तो यहाँ पर रेवेन्यू फिक्स था, लेकिन लैंड के अकॉर्डिंग भी तो देखा जाएगा ना कि वहाँ पर क्रॉप कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाएगी, और लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था 20 से 30 सालों के लिए। देखो, कई बुक्स में ना यहाँ 40 साल लिखा होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो मेनली आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था 20 से लेकर 30 सालों के लिए। तो यहाँ 40 साल अगर आपको देखने को मिलेगा तो आपने 30 साल ही यहाँ कंसिडर करते हुए चलना है। और इरीगेटेड लैंड 60% और ड्राई लैंड के लिए 50%, ये पॉइंट आपको बताना चाहिए। अच्छा, क्या रैयत वाली सिस्टम सक्सेसफुल हुआ था? नहीं, ये भी एक तरह से फेलियर ही था, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं था। ब्रिटिशर्स बहुत सारे रैयत से टैक्स वसूलेंगे, तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, मिडल मैन इंट्रोड्यूस कर दिए और इनको पॉइंट करा कि ये जाकर रैयत से टैक्स वसूलें, और ये जो मिडल मैन थे ये ब्रिटिशर्स ही थे, मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, और इन्होंने यहाँ पर करप्शन करना शुरू कर दिया और ब्राइब लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हर साल असेसमेंट होती थी और हर साल बेसिकली एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता था, और यहाँ पर ये धमकी देते थे कि अगर आप हमें ब्राइब नहीं दोगे तो आपका जो लैंड असेसमेंट है वो हम ज़्यादा बना देंगे और आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और एक पॉइंट यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि जो लैंड असेसमेंट होती थी उसमें कहीं पर भी क्लाइमेट को कंसीडर ही नहीं करा जाता था, और इसको लेकर जो पीजेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और यहाँ पर रैयत वाली सिस्टम है वो भी एक तरह का फेलियर ही था, और इसको लेकर भी मद्रास प्रोविंस में जो फार्मर्स हैं इन्होंने भी रिवोल्ट्स करे, और रिवोल्ट्स वाला सेशन मैंने डिस्कस किया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस सेशन को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वो सेशन भी आप देख सकते हैं। होपफुली रैयत वाली सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।